अभी वो चंद ही कदम चला होगा कि पहली मशीन एक जोरदार धमाके से फट गई। सफदर इस बार भी बाल बाल बच गया। उधर कैप्टन शकील ने हैंडल को उल्टा घुमा दिया। एक जोरदार गूंज पैदा हुई। कैप्टन शकील भागकर उस मशीन से परे हट गया। वो मशीन भी गलत इस्तेमाल की वजह से फट गई। उस मशीन का फटना था कि सारे हॉल में जोरदार धमाके होने लगे और मुख्तलिफ मशीनें जोरदार धमाकों से फटने लगी। दरअसल कैप्टन शकील वाली मशीन गैस मशीन थी। उस मशीन से मखसूस गैस सारी मशीनों को जाती थी। हैंडल उल्टा घुमाने से गैस का दबाव हर मशीन में बढ़ गया और दबाव की वजह से मशीनें फटने लगी। सारे हॉल में भगदड़ मच गई। काम करने वाले तमाम लोग गैलरी की तरफ भागे। इमरान, सफदर और कैप्टन शकील भी उनमें शामिल हो गए। जैसे ये तीनों गैलरी में पहुंचे, बल्बों से लहरें कूदने लगी, लेकिन हर बार उनकी फुर्ती उन्हें बचा जाती और उनकी जगह कोई और शख्स उसकी जद में आ जाता। अभी उन्होंने आधी गैलरी पार की थी कि एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे जलजला आ गया हो। हर चीज जेरे जमीन होकर रह गई। तमाम लोग औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़े। इमरान को शदीद झटका लगा, लेकिन उसने अपने औसान काबू रखे और वो तेजी से गैलरी पार कर गया। चंद ही लम्हों के बाद कैप्टन शकील और सफदर भी गैलरी को पार कर गए और तेजी से एक तरफ भागने लगे। अभी वो 10-12 कदम ही दूर गए थे कि एक और कान फाड़ धमाका हुआ और इतना जोरदार धमाका हुआ कि पावर प्लांट के परखचे उड़ गए और इमरान, कैप्टन शकील और सफदर तीनों तेजी से उस कोठरी की तरफ भागे जा रहे थे जहां तनवीर, नाशाद और जोसेफ डायनामाइट लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे और उन्हें सिर्फ इमरान, कैप्टन शकील और सफदर का इंतजार था। उसी लम्हे चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग इधर से उधर और उधर से इधर भाग रहे थे। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। जूलिया को न्यूयॉर्क के साहिल से हेडक्वार्टर ले जाया गया था, जहां उस पर काफी सख्तियां करने के बावजूद उसका मुंह बंद रहा। फिर कैप्टन शकील ने उसे रिहा करके अपने साथ मिला लिया। पहले तो कैप्टन शकील को गद्दार समझकर उसे गुस्सा आ गया, लेकिन जब कैप्टन शकील ने उसे तमाम किस्सा सुनाया तो उसका गुस्सा जाता रहा। जिस दिन पावर प्लांट की तबाही का मंसूबा था, उस दिन जूलिया के जिम्मे हेडक्वार्टर से बाहर निकलने के इंतजामात थे। जूलिया ने उनके रनवे का पता चला लिया, चुनाचे वो सीधी रनवे गई। उसने 4-5 हेलीकॉप्टर खड़े देखे। ये तमाम रनवे अंडरग्राउंड था। कंट्रोल रूम में बटन दबाने से ऊपर की छत एक तरफ हो जाती और तैयारे और हेलीकॉप्टर आसानी से बाहर परवाज कर जाते। अब मसला था ऐसे इंतजामात करने का कि फौरन एक हेलीकॉप्टर और कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया जाता। चुनाचे वो सीधी कंट्रोल रूम में चली गई। कंट्रोल रूम ऑफिसर ने उसे देखते हुए कहा, हेलो जूलिया, इन सर कैसे भूल गई? क्योंकि कैप्टन शकील के साथ रहने से सब लोग उसे अच्छी तरह जान गए थे। जूलिया ने कहा, वैसे ही सैर करने आई थी। ऑफिसर ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया, आइए तशरीफ रखिए। जूलिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, शुक्रिया। फिर बोली, आप लोगों का आसमान देखने को जी नहीं चाहता? ऑफिसर ने लगावट से कहा, हम तो रोजाना आसमान देखते रहते हैं। जूलिया ने हैरत से कहा, वो कैसे? ऑफिसर ने साथ लगे हुए बोर्ड में से एक सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। एक हल्की सी गिड़गिड़ाहट से पूरे रनवे की छत एक तरफ सरक गई और ऊपर आसमान साफ नजर आने लगा। जूलिया आसमान को देखकर खुशी से तालियां बजाने लगी। बहुत खूब, बहुत खूब, ये तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है और वाकई ये अजूबा है। ऑफिसर बोला, जी हाँ, आपकी दुआ है। जूलिया ने सुर्ख रंग का बटन जहन में रखते हुए कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी वजह से मैंने काफी मुद्दत के बाद आसमान देख लिया। ऑफिसर ने पूछा, क्या आप स्विस हैं? जूलिया ने आह भरकर कहा, जी हाँ, मैं स्विस हूँ। ऑफिसर बोला, तो आप इन काले लोगों के साथ कैसे मिल गईं? जूलिया बोली, बस मुकद्दर की खराबी समझिए। ऑफिसर बोला, कैप्टन शकील ने अच्छा किया जो माका जोंगा की इताअत में आ गए। हम लोग जल्द ही तमाम दुनिया को फतह कर लेंगे और फिर कैप्टन शकील को कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। जूलिया बोली, जी हाँ, देखिए कब मिलती है। मैं तो अब यहाँ के माहौल से उकता गई हूँ। ऑफिसर ने हैरत से पूछा, क्यों? उसने मासूमाना लहजे में कहा, दरअसल मैं कहती हूँ यहाँ से निकलूं तो किसी इंग्रेज से शादी करूं। वो ऑफिसर भी इंग्रेज था। ये सुनकर वो पूरी तरह संभल कर बैठ गया। बोला, इंग्रेज से क्यों? जूलिया बोली, दरअसल मुझे इंग्रेज बहुत अच्छे लगते हैं, बाउसूल, कनात पसंद और रूमानी तबीयत के मालिक। जूलिया ने उसकी तरफ गौर से देखा और मुस्कुरा दी। ऑफिसर बोला, लेकिन क्या कैप्टन शकील उसको गोरा करेंगे? वो बोली, अरे शकील की परवाह कौन करता है, ये तो मजबूरी थी जो मैंने हाँ कर दी, वरना ऐसे लोगों की तरफ तो मैं आंख उठाकर भी ना देखूं। ऑफिसर ने बिल्कुल लट्टू होते हुए कहा, आप फिक्र न करें, बंदा हर तरह की खिदमत के लिए हाजिर है। अब वो जूलिया को भूखी नजरों से देख रहा था। जूलिया ने कहा, शुक्रिया, मैं आपके बारे में भी गौर करूंगी। आप भी तो अंग्रेज हैं? वो बोला, जी हाँ, आप फिक्र न करें, मैं हर तरह से आपकी खिदमत करूंगा। जूलिया ने आखिरी फंदा फेंकते हुए कहा, नहीं फिक्र न करें, आप तो वैसे भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब ऑफिसर पूरी तरह धंधे में आ चुका था। जूलिया बोली, मैंने आज तक हेलीकॉप्टर अंदर से नहीं देखा।
आप मुझे हेलीकॉप्टर दिखाकर मेरी ये हसरत पूरी करेंगे? ऑफिसर ने उठते हुए कहा, जरूर जरूर, आइए, ये कौन सी बड़ी बात है। वो और जूलिया निकल कर रनवे पर खड़े हुए एक हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गए। ये हेलीकॉप्टर रनवे के एक कोने में खड़ा था। उस ऑफिसर ने जूलिया का हाथ थाम लिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू कर दिया। जूलिया ने कोई एतराज न किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराती रही। वो दोनों हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए। ऑफिसर ने जूलिया को हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने का इशारा किया और जूलिया उछलकर अंदर बैठ गई। ऑफिसर ने उसे अच्छी तरह समझाया कि किस तरह हेलीकॉप्टर चलता है और किस तरह परवास करता है। काफी देर तक वो उसे समझाता रहा। फिर वो जूलिया का बोसा लेने के लिए झुका, लेकिन जूलिया ने उसे हाथ से हटा दिया और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। ऑफिसर भी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जूलिया ने हेलीकॉप्टर की पोजीशन को अच्छी तरह समझ लिया। चलाना तो उसे पहले ही अच्छी तरह आता था। दरअसल वो देखना चाहती थी कि हेलीकॉप्टर की टैंकी में पेट्रोल कितना है, और उसने देख लिया कि हेलीकॉप्टर की टैंकी भरी हुई थी। उसे इत्मीनान हो गया। अब वो और ऑफिसर दोबारा कंट्रोल रूम की तरफ जा रहे थे। कंट्रोल रूम में जाकर वो काफी देर बैठी रही। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब लोग उछल पड़े। सारे लोग सरासीमा होकर कंट्रोल रूम से बाहर निकल आए। जूलिया समझ गई कि वो पावर प्लांट तबाह हो चुका है। सब लोग हैरानी से इधर उधर देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आया कि ये धमाका कैसा हुआ। चंद ही मिनटों के बाद और जोरदार धमाका हुआ और पावर प्लांट की तरफ आग के शोले बुलंद होते नजर आए। थोड़ी देर बाद वो सब लोग इधर उधर भागते नजर आए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब जूलिया आहिस्ता आहिस्ता हेलीकॉप्टर की तरफ खिसक रही थी। जोसेफ, तनवीर और नाशाद डायनामाइट के बंडल उठाए कान की तरफ चले गए। वो आम लोगों की नजरों से छुप कर जा रहे थे। आम रास्ते से हटकर वो एक छोटी सी गैलरी से गुजरे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे मजदूर हों। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। कानों के पास पहुंचकर उन्होंने एक अकेली जगह पर भारी मिकदार में डायनामाइट लगा दिया और उस पर एक छोटी सी मशीन फिट कर दी। यह मशीन वायरलेस सिस्टम पर काम करती थी। वायरलेस पर जब मखसूस फ्रीक्वेंसी मिलाई जाती तो उस मशीन का बटन दब जाता और डायनामाइट फट पड़ता। कानों के करीब डायनामाइट दफन करने के बाद वो माकाजोंगा के खास रिहाइशगाह और दफातर की तरफ चले। रास्ते में उन्हें एक ऑफिसर ने रोक लिया। कौन हो तुम और ये क्या लिए जा रहे हो? तनवीर ने कहा, हम मजदूर हैं और ये सामान दफ्तर पहुंचाना है। ऑफिसर बोला, दिखाओ मुझे, चाहिए। ऑफिसर कोई फर्ज शिनास मालूम हो रहा था। तनवीर ने डायनामाइट का बंडल नीचे रखा और फिर अचानक उछलकर ऑफिसर को जोर से टक्कर मारी। ऑफिसर को टक्कर चूंकि गफलत में लगी थी, इसलिए वो जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही तनवीर ने उसका गला दबोच लिया। ऑफिसर ने काफी जिद्दोजहद की, लेकिन तनवीर ने उसे उस वक्त छोड़ा जब उसकी रूह कफ़स अंसरी को परवास कर चुकी थी। तनवीर ने उसकी लाश उठाकर एक तरफ कोने में डाली और खुद बंडल उठाकर आगे चले गए। दफातर के करीब पहुंचकर उन्होंने एक अकेली जगह पर डायनामाइट का पूरा बंडल जमीन पर दफन कर दिया और उस पर भी वही मशीन फिट कर दी। ये मशीन छोटी सी थी और सरसरी तौर पर भी देखने से बिल्कुल महसूस नहीं होती थी। अब उनका आखिरी निशाना उनकी रिहाइश गाहें थी। वो तीनों तीसरा बंडल उठाते रिहाइश गाहों की तरफ चल पड़े। ये बंडल जोसेफ ने उठाया हुआ था। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता रिहाइश गाहों के करीब होते जा रहे थे। रिहाइश गाहों पर पहरा था। अचानक एक पहरेदार ने उन्हें रोक लिया। उसके हाथ में एक मशीन गन थी। बोला, कौन हो और इधर क्यों जा रहे हो? नाशाद ने मज़ाहिया लहजे में कहा, हम अपनी खाला के घर जा रहे हैं, तुम्हें कोई एतराज है? चौकीदार भी जोसेफ की तरह हट्टा कट्टा था, इसलिए जोसेफ के हाथों में खुजली सी होने लगी। उसने चुपके से वो बंडल तनवीर के हाथ में दे दिया और फौरन आगे बढ़कर चौकीदार के करीब चला गया। उसे बोला, जरा एक मिनट मेरी बात सुनो। चौकीदार ने उखड़े हुए लहजे में कहा, क्या बात है? जोसेफ बोला, तुम सुनो तो सही। दरअसल जोसेफ उसे एक आड़ में ले जाना चाहता था। चौकीदार जोसेफ के साथ चल पड़ा। एक तरफ ले जाकर जोसेफ ने उसे कहा, जरा संभल कर मिस्टर। और फिर चौकीदार की नाक पर जोरदार मुक्का पड़ा और चौकीदार लड़खड़ाया। जोसेफ बोला, खूब, तुम में तो काफी जान मालूम होती है। मशीन गन तो मुक्के के धक्के से गिर पड़ी थी। जोसेफ ने ठोकर मारकर उसे दूर फेंक दिया। अब जोसेफ बॉक्सिंग के लिए पूरी तरह तैयार था। चौकीदार भी मुकाबले में डट गया। उसने जोसेफ को मुक्का मारना चाहा, लेकिन जोसेफ ने उसे एक हाथ से रोककर दूसरे हाथ से जोरदार पंच मारा और चौकीदार लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा। उसके नाक और मुंह से खून उबल पड़ा। तनवीर और नाशाद ने मौका गनीमत समझकर वहीं करीब ही तीसरा बंडल भी दबा दिया। इतनी देर में जोसेफ ने चौकीदार को अधमुआ कर दिया और फिर जोसेफ ने उसका गला दबा दिया। उसकी लाश एक तरफ डालकर अब वो तीनों तेजी से दोबारा अपनी कोठरी की तरफ चल पड़े थे। चलते चलते जोसेफ ने मशीन गन भी उठा ली, जो उसने तनवीर को दे दी। कैप्टन तनवीर की जेब में वायरलेस पर फ्रीक्वेंसी सेट करने वाला आला पड़ा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका भी कहीं करीब ही हुआ था। वो समझ गए कि इमरान का मंसूबा कामयाब हो चुका है।
अभी कोठड़ी से वो काफी दूर था। अचानक एक तरफ से गोली चलने की आवाज आई और गोली जोसेफ के बाजू में घुसती चली गई। जोसेफ ने एक हल्की सी चीख मारी और पीछे मुड़कर देखा तो दूर दफातर के करीब एक चौकीदार हाथ में राइफल लिए खड़ा है। गालिबन उनको भागते देखकर उसने गोली चला दी। कैप्टन तनवीर ने जोसेफ को जख्मी देखा तो नाशाद को इशारा किया कि जोसेफ को थाम ले और खुद मुड़कर उस चौकीदार की तरफ मशीन गन चला दी। मखसूस आवाज गूंजी और चौकीदार का जिस्म गोलियों की बौछार में तलाबाजियां खाने लगा। मशीन गन की आवाज सुनकर काफी चौकीदार उधर से इधर निकल आए, लेकिन ये तीनों इतनी देर में आड़ में हो चुके थे। अचानक एक बार फिर कान फाड़ धमाका हुआ, फिर अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ लोग सरासीमा होकर भागने लगे। ये तीनों भी उनमें शामिल हो गए। उनका रुख कोठड़ी की तरफ था। थोड़ी देर में वो कोठड़ी के करीब पहुंच गए। जोसेफ ने एक हाथ से जख्मी बाजू को संभाला हुआ था, जिससे लगातार खून निकल रहा था। अभी उन्हें कोठड़ी के पास पहुंचे चंद लम्हे हुए थे कि इमरान, सफदर और शकील भागते हुए उनके करीब पहुंच गए। इमरान ने आते ही तनवीर से पूछा, अब चारों तरफ खतरे के अलार्म बज रहे थे। इमरान ने आते ही तनवीर से पूछा, मंसूबा तैयार है? वो बोला, हाँ, कान, दफातर और रिहाइश गाह में। वो बोला, हेलो? वो बोला, ठीक है, वायरलेस सेट निकालो। तनवीर ने जेब में हाथ डाला, लेकिन वो चौंक पड़ा कि वो वायरलेस सेट भागते हुए कहीं गिर पड़ा था। इमरान ने तनवीर का रंग बदलते हुए देख कर कहा, क्या हुआ? वो बोला, वायरलेस सेट गुम है। सफदर बोला, क्या? ये कैसे हुआ? सफदर को सारे मंसूबे और मेहनत पर पानी फिरता नजर आया। तनवीर ने उदास होकर कहा, मालूम नहीं, कहीं गिर पड़ा। सफदर बोला, गिर पड़ा? अरे ये भी कोई शायर का दिल है जो कहीं गिर पड़ता? इमरान ने मिसरे के जोड़ जोड़ हिला दिए। मेरा दिल आपके पाँव में गिर पड़ा है। चलो कोई बात नहीं प्यारे, अब जूलिया के इश्क में ठंडी आहें भरो। सफदर ने इमरान की बकवास पर ध्यान न देते हुए कहा, अब क्या करें? इमरान ने एक हाथ कान में रखते हुए एक मिसरा पढ़ा, आओ मिलकर प्यार की बातें करें, जुल्फ की रुखसार की बातें करें। सबके इस बेवक्त रागनी पर मुंह बन गए। इतनी देर में चारों तरफ सिपाही फैल गए, जिनके हाथों में मशीन गन्नें थी। उन्होंने नाकाबंदी कर ली थी और अब वो मुश्तबा अफराद को ढूंढ रहे थे। सफदर बोला, जाओ तनवीर, उसी रास्ते वापस जाओ और वायरलेस सेट ढूंढ कर रनवे की तरफ हमें आकर मिलना। तनवीर अभी मुड़ा ही था कि एक शख्स तेज तेज कदम उठाता पास से गुजरा। उसने जाते जाते वायरलेस सेट इमरान के हाथ पर रख दिया और बोला, रनवे X2। ये यकीनन X2 की आवाज थी। अगले ही लम्हे वो एक गैलरी में मुड़ गए थे। X2 को यूं आजादी से माका जोंगा के हेडक्वार्टर में चलते फिरते देखकर सफदर, नाशाद और तनवीर हैरान रह गए, लेकिन जल्दी ही वो संभल गए क्योंकि अब एक एक लम्हा कीमती था। वो फौरन रनवे की तरफ चले, लेकिन अब रनवे तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई थी और हर आदमी को रोककर उसकी तलाशी ली जा रही थी, चाहे वो अफसर हो या आम मजदूर। इमरान ने तनवीर से मशीन गन ली और उन्हें इशारा किया कि वो उससे अलहदा होकर चलें और सीधे रनवे पहुंचे। वहां जूलिया ने कोई ना कोई इंतजाम किया होगा। वो सब आगे बढ़े तो चौकीदारों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन मशीन गन की मखसूस आवाज गूंजी और चौकीदार सीने पर हाथ रखे जमीन पर तड़पने लगे। भागते भागते उन्होंने भी चौकीदारों के हाथों से मशीन गन ले ली। अब बाकी चौकीदारों ने मोर्चे संभाल लिए। यहां भी सफदर मशीन गन लिए एक तरफ खड़ा हो गया। उसने चौकीदारों के जवाब में फायरिंग कर दी। अब चौकीदारों पर दो तरफ से फायरिंग हो रही थी और बाकी लोग दूसरी गैलरी से छुपकर रनवे की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक इमरान की तरफ से एक जोरदार चीख बुलंद हुई और फायरिंग बंद हो गई। सफदर समझ गया कि इमरान ने दरअसल चाल चली है। उसने और भी ज्यादा शिद्दत से फायरिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसके पास राउंड खत्म हो गए। अब उसने मशीन गन फेंकी और एक तरफ भागा, लेकिन मोड़ मुड़ते ही तीनों आदमियों ने उसे अपने शिकंजे में कस लिया। लेकिन सफदर तीन आदमियों के बस का नहीं था। चुनाचे अपनी कोहनी एक की पसलियों में इतने जोर से मारी कि वो चीख मार कर जमीन पर बैठ गया। दूसरे पर लात चली, तीसरे को टक्कर और फिर वो तीनों जमीन पर पड़े तड़प रहे थे और सफदर आगे भाग रहा था। अंधाधुंध मुख्तलिफ मोड़ मुड़ता गया। आगे अचानक उसे महसूस हुआ कि आगे रास्ता बंद है। वो साइड में मुड़ गया। उसे वही असलहा खाना नजर आया जहां से उन्होंने डायनामाइट, वायरलेस सेट और डायनामाइट पर लगाने वाली मशीन उठाई थी। इस बार साथ ही पावर प्लांट फटने से उसकी दीवारें टूट गई थीं और असलहा हर तरफ बिखरा पड़ा था। सफदर जल्दी से एक बड़े सुराख से अंदर चला गया। उसने डायनामाइट के 3 बंडल उठाए, उन्हें खाली पेटियों के ढेर के पीछे रख दिए और उन पर मशीन फिट कर दी। बाकी असलहे में से एक मशीन गन उठाकर उसने हाथ में ले ली। 10 दस्ती बम उसने अपनी जेब में डाल दिए और फिर रनवे की तरफ चल पड़ा। अब असलहा खाने से उसे रास्ता आता था। चुनाचे वो छुपता छुपाता रनवे के करीब पहुंच गया। रनवे पर पहरा लगा हुआ था। टीम के बाकी मेंबरान और इमरान उसे कहीं भी नजर ना आए। अचानक उसे जूलिया नजर आ गई, जो एक हेलीकॉप्टर के पास खड़ी थी और हैरान नजरों से चारों तरफ देख रही थी। अफरा तफरी में किसी की नजर उस पर न पड़ी।
सफदर ने तेजी से रनवे की सड़क पार की और चुपता चुपाता उस हेलीकॉप्टर की तरफ खिसकने लगा जिसके करीब जूलिया खड़ी थी। जैसे ही वो जूलिया के करीब पहुंचा, जूलिया ने उसे देख लिया। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि उस वक्त हालात इतने नाजुक थे। सफदर ने उसके हाथ में चुपके से एक दस्ती बम दे दिया और खुद साथ ही एक ट्रक नुमा गाड़ी के पीछे गया। थोड़ी देर में कैप्टन शकील, तनवीर, नाशाद और जोसेफ भी पहुंच गए। जोसेफ का खून बहना खुद ब खुद बंद हो गया था। जूलिया ने सफदर से कहा, सफदर तुम कंट्रोल रूम में जाओ और सामने लगे हुए बोर्ड में सुर्ख रंग का बटन दबा दो। सफदर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कंट्रोल रूम में चला गया। चौकीदार ने उसे रोकना चाहा, लेकिन चौकीदार को परे हटाकर वो सीधा ऑफिसर के पास पहुंच गया। उधर जूलिया ने सबको हेलीकॉप्टर में बैठने का इशारा किया। वो एक एक करके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। अभी वो अच्छी तरह बैठे भी न थे कि चौकीदारों की नजर पड़ गई। उन्होंने हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जूलिया बड़ी घबराई। सफदर ऑफिसर के नजदीक जाकर सीधा बोर्ड की तरफ पड़ गया और एक सेकंड के बाद उसने सबके दरमियान लगे हुए सुर्ख रंग के बटन को दबा दिया। हल्की सी गड़गड़ाहट हुई और रनवे पर लगी हुई छत एक तरफ हट गई। सफदर ने यह सब कुछ इतनी तेजी से किया था कि सब हैरान बैठे के बैठे रह गए। सफदर फौरन वापसी के लिए मुड़ा। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो सबको होश आया। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन सफदर ने दस्ती बम खींच कर कंट्रोल रूम में फेंक दिया और खुद बाहर निकल गया। एक जोरदार धमाका हुआ और कंट्रोल रूम के परखचे उड़ गए। उधर जैसे ही छत हटी, जूलिया ने हेलीकॉप्टर उड़ा दिया क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से हेलीकॉप्टर को घेरा दे रहा था। अब टीम में सफदर और इमरान बाकी रह गए थे। एक एक मिनट कीमती था। जूलिया ने हेलीकॉप्टर को आहिस्ता से ऊंचा किया। इतनी देर में सफदर करीब पहुंच चुका था। उसने दौड़कर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। अब वो हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रहा था। अभी उसके पर जमीन से 2-3 फुट ही ऊंचे उठे कि हेलीकॉप्टर को जोरदार झटका लगा और सफदर के हाथ छूट गए। वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। दरअसल जूलिया जल्दी से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल न कर सकी थी, इसलिए झटका लगा था। सफदर जमीन पर गिरते ही उठ खड़ा हुआ, लेकिन चारों तरफ से दुश्मन ने उसे घेर लिया। लेकिन सफदर ने दस्ती बम निकालकर चारों तरफ फेंक दिए। जोरदार धमाके हुए और दुश्मन के सिपाहियों के परख चोर गए। हेलीकॉप्टर अब काफी ऊंचा उड़ चुका था। इमरान का अभी तक कोई पता न था। अचानक एक तरफ से इमरान एक आदमी को उठाए हुए आता नजर आया। इमरान का जिस्म जख्मी था, चेहरे पर खराशें थी। जिस आदमी को उसने अपनी कमर पर लाद रखा था वो बेहोश मालूम होता था। इमरान के पीछे एक और कद आदम भरे हुए जिस्म वाला शख्स भी दौड़ता हुआ नजर आया। उसने भी एक भारी भरकम शख्स को कमर पर लादा हुआ था। जूलिया का हेलीकॉप्टर काफी ऊंचा उठ गया था। चुनाचे अब वो एक और हेलीकॉप्टर की तरफ लपके, लेकिन दुश्मन के सिपाहियों ने एक बार फिर चारों तरफ से उन पर हमला कर दिया। इमरान और उस दूसरे शख्स को जैसे सफदर पहचान गया कि ये वही शख्स है जिसने उन्हें वायरलेस सेट दिया था और जो यकीनन X2 है। उन्होंने अपनी कमर पर लादे हुए आदमियों को जोर से जमीन पर पटका और दुश्मन से दस्त बदस्त लड़ने लगे। इमरान के जौहर देखने के काबिल थे। जख्मी होने के बावजूद भी वो बेइंतहा फुर्ती से लड़ रहा था। उधर X2 के जोरदार मुक्कों ने हशर बर्पा कर दिया। सफदर भी हत्तुल मकतूर लड़ रहा था कि ऊपर से जूलिया ने उन्हें देख लिया। उसने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा और कैप्टन शकील ने मशीन गन से दुश्मन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि सफदर, इमरान और X2 भी लड़ाई में शामिल थे, लेकिन कैप्टन शकील का निशाना इतना सही था कि मजाल के कोई गोली उनको लगती। फायरिंग से आने वाले घबराकर इधर से उधर भागे। जूलिया ने हेलीकॉप्टर वापस उतारा और सफदर, X2 और इमरान ने 2 आदमियों को उठाकर हेलीकॉप्टर में फेंका, फिर खुद भी सवार हो गए। अब हेलीकॉप्टर दोबारा उठने लगा था। सफदर ने हैरान होते हुए इमरान से पूछा, अभी तक हम पर बड़े पैमाने पर हमला नहीं हुआ और ना ही हमें कत्ल करने की कोशिश की गई। इमरान बोला, दरअसल वो माका जोंगा के अहकामात के मुंतजिर हैं और माका जोंगा इस वक्त बेबस हुए हमारे सामने पड़े हैं। सब ने हैरत से कहा, माका जोंगा क्या? यही माका जोंगा है? इमरान बोला, जी यही है जो दुनिया पर हुक्मरानी करने के ख्वाब दिख रहे थे। X2 एक तरफ चुपके से बैठा था। सब उसकी तरफ चोर नजरों से दिख रहे थे, लेकिन साफ मालूम होता था कि X2 मेकअप में है। मेकअप भी बेढंगा था। उसके बेढंगे होने का मकसद ही यही था कि सब अच्छी तरह पहचान जाएं कि ये मेकअप है। जब हेलीकॉप्टर काफी ऊंचा निकल गया तो इमरान ने जेब से वायरलेस सेट निकालकर उस पर मखसूस फ्रीक्वेंसी डायल कर दी। एक लम्हे के बाद जोरदार धमाके हुए और फिर नीचे आग के शोले और पत्थर हवा में उड़ते नजर आए। माका जोंगा हेडक्वार्टर तबाह हो चुका था और माका जोंगा दोनों इमरान की हिरासत में थे। सब ने इत्मीनान का सांस लिया और हेलीकॉप्टर इमरान के मुल्क की तरफ उड़ा जा रहा था।